हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। कैसे हैं सारे। मैं नावल कॉर्नर अंजुम आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ और सुनाती हूँ प्यार है या सज़ा, मेरे नावल की आगे की स्टोरी। तो फिर सुनिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू, जो बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ से गुजर रही है। सागर और सरिता का प्यार की आखिरी मुलाकात है। तो आप फिर ध्यान से सुनिए, मैं करती हूँ शुरू जहाँ से मैंने कल छोड़ी थी, वहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। भोला सरिता को लेने आ जाता है। सरिता बहुत उदास है। सागर ने उससे कह दिया है कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और सरिता बेहद उदास है और वो अब यहाँ रहना नहीं चाहती है, क्योंकि यहाँ रहेगी तो वो माँ से सच नहीं छुपा पाएगी। तो वो अपनी बुआ के यहाँ जाने का कहती है और उसके भाई भोला को फ़ोन कर देती है, बुआ के बेटे को। तो भोला लेने आ गया है। अब सुनिए आगे की स्टोरी। देखो दीदी, प्रॉमिस पूरा किया, अब मैं पतला हो गया हूँ। लेकिन आप क्यों उदासी लग रही हैं, ये फूल सा चेहरा क्यों मुरझा गया है। सरिता बोली, हाँ भोला, तू तो सच में पतला हो गया है। और बता, बुआ कैसी है। प्रेमा उन्हें टोकती है। अरे अब सब बातें ही कर लेगी या उसे थोड़ा आराम भी करने देगी। भोला प्रेमा के पैर छूता है। प्रेमा बोली, खुश रहो भोला, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। भोला देखता है सरिता का सुंदर सा चेहरा बहुत ही उदास है, पूरा मुरझाया मुरझाया हुआ लग रहा है, जैसे बहुत दिनों से बीमार हो। हमेशा मुस्कुराने वाली आंखें भी खामोश सी लग रही हैं। शाम को सुभाष आता है। भोला उसके गले लग जाता है। सुभाष खुश होकर कहता है, अरे मोटू, तू तो कितना पतला हो गया। क्या तुझे पूनम खाना नहीं दे रही है। और बता, पूनम और दामाद बाबू कैसे हैं। भोला कहता है, सब ठीक है मामा जी। दोनों सोफे पर बैठते हैं। तब भोला कहता है, ये सरिता दीदी ना मुझे हमेशा मोटू मोटू कहती थी, मैंने इसीलिए इन्हें खुद को पतला करके दिखाया है। तब तक सरिता सुभाष के लिए चाय ले आती है और उसी के पास बैठ जाती है। मामा जी, यह सरिता दीदी मुझे हमेशा मोटू राम कहकर चिढ़ाती थी। देखिए अब मैं पतला हो गया हूँ, अब ये मुझे मोटू राम नहीं कह पाएंगी। और खुद को देखिए, कितनी मुरझाई मुरझाई सी लग रही हैं और बता भी नहीं रही हैं कि क्या तबीयत खराब है। सुभाष सरिता से कहता है, क्या हुआ सरू बेटा, मैं भी देख रहा हूँ तुम बहुत उदास और बुझी बुझी सी लग रही हो। क्या तबीयत ठीक नहीं है। तो देखो, बेचारा भोला भी कितना तुम्हारा टेंशन ले रहा है और तुमने भोला को पतला करवा दिया है। सरिता कहती है, बाबा बस थोड़ा सा सर में दर्द है और मैं बुआ के यहाँ जाना चाहती हूँ, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। आभा दीदी के जाने से मैं बहुत अकेली सी महसूस कर रही हूँ। और देखिए ना बाबा, अब ये कितना स्मार्ट लग रहा है। वह बात बदलते हुए भोला की तरफ इशारा करके कहती है। तो भोला इतरा कर कहता है, हाँ वो तो है, अब तो मैं स्मार्ट लगूंगा ही, क्योंकि मैं पतला जो हो गया हूँ। थैंक यू सरू दीदी, लेकिन आप नहीं कहती तो मैं कभी भी पतला नहीं होता। सरू दीदी, यह सब आपकी ही वजह से हुआ है। सरिता सुभाष के कंधे पर सर रख देती है। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। बाबा, मैं बुआ के यहाँ कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने भोला को बुलाया है। सुभाष प्यार से बोला, चली जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो, लेकिन तेरे बिना बेटा ये घर कितना कितना सूना सूना लगेगा। भोला बीच में ही बोला, अरे मामा जी, अब दीदी को ससुराल भेजने की तैयारी कीजिए और उसके बिना रहने की आदत डाल लीजिए। क्यों स्वीटी दीदी, ठीक कहा ना। वैसे कब जाना है ससुराल, इसी साल या अगले साल। भोला इतरा कर बोला। सरिता के आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। सुभाष बोला, अरे देख, ससुराल के नाम से ही रोने लगी है। अरे बाबा मत जाना ससुराल, लेकिन ये अनमोल मोती तो ना बर्बाद कर। और अपने गले से लगा लेते हैं। सरिता उनके गले से लिपट कर रोने लगती है। सरिता कैसे कहे कि उसे कौन सा दुख और दर्द खाए जा रहा है। सरिता बोली, बाबा मैं आगे और पढ़ाई करना चाहती हूँ, प्लीज़ बाबा मुझे शादी नहीं करनी, आगे पढ़ना है। सुभाष ने उसे समझाया, ठीक है, यदि तुम नहीं करना चाहती हो, आगे पढ़ाई करना चाहती हो, तो तुम्हें किसने रोका है। तुम जैसा कहोगी, जैसा चाहोगी, हम तो वैसा ही करेंगे। आगे पढ़ाई करना चाहती हो तो कर लो। सरिता ने राहत की सांस ली। इस तरह उसे वक्त मिल जाएगा। शायद उसके प्यार की तड़प सागर को अपना फैसला बदलने को मजबूर कर दे। वो ऐसी उम्मीद का दामन थामे हुई थी और वो इस उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहती थी। वो तो सारी उम्र उसका इंतज़ार कर लेगी। बाबा, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बुआ के यहाँ ही रहना होगा। हमारे शहर में कॉलेज नहीं है, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। भोला खुश होकर बोला, वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा होगा। मैं पूना जा रहा हूँ, आप मम्मी पापा के पास रहना। सरिता सागर की यादों से दूर जाना चाहती थी और अपने गम को अपने माँ बाबा से छिपाना चाहती थी। इसके लिए उसे उससे दूर जाना ही पड़ेगा।
चंपा के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी, मेरा फैसला सही है। उसने पेड़ को देखा और उसके तने को चूम लिया जिसे कभी सागर ने छुआ था। सरिता के दिलो दिमाग में बस वही बातें गूंजती रहती थी। उसे लगता वो पागल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है? यदि कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसलिए तो वो पूनम बुआ के यहाँ जा रही थी ताकि वो यहाँ से सागर की यादों को कुछ भुला सके। कल सुबह ही वो दोनों बैतूल चले जाएंगे। सूरज डूब रहा था। सरिता डूबते सूरज को देख रही थी और चंपकलाल की तरफ भी देख रही थी। आज चंपकलाल भी प्रेमा की तरह उदास था। प्रेमा ने खाना लगाया, सबने खाना खाया। सरिता अपने रूम में आ गई। भोला भी वहीं आ गया। उसे देखकर बोला, दीदी मुझे लग रहा है आप काफ़ी अपसेट हो किसी बात को लेकर। आप इतनी उदास तो कभी नहीं रहती थी। सरिता नॉर्मल होकर बोली, नहीं यार, मैं तो एकदम ठीक हूँ, बस कुछ दिनों से सिर दर्द परेशान कर रहा है, इसलिए अब तेरे साथ चल रही हूँ ना। अब टेंशन कहाँ रहेगी, अब सारा दिन तो तेरी बकबक में ही बीत जाएगा। भोला खुश होकर बोला, यस दीदी, अभी मैं पूना चला जाऊंगा, तब तक हम खूब मस्ती करेंगे। दीदी आप आराम करो, मैं बाहर जाकर मामा जी से बात कर लेता हूँ, फिर सुबह जल्दी हमें निकलना भी है। ओके, गुड नाइट स्वीट दी, और गुड नाइट भोला, स्वीट ड्रीम। सरिता सुबह जल्दी ही उठ जाती है और बाहर जाकर चंपा के पेड़ के नीचे बैठकर उगते सूरज को देखने लगती है। हर अंधेरा सूरज की रोशनी से मिट जाता है, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी का अंधेरा अब कभी नहीं मिटेगा। यह सूरज हर रोज़ दुनिया को अंधेरे से छुटकारा देता है, बदले में कुछ भी पाने की कोई उम्मीद नहीं करता। इसमें और इंसान में कितना फ़र्क है। इंसान कुछ भी देता है तो उससे ज़्यादा पाने की उम्मीद करता है, और जो न मिल सका तो उसका अफसोस करता है, क्योंकि इंसान खुदगर्ज होता है। मैं भी तो हो रही हूँ, मैंने भी तो सागर के प्यार के चंद लम्हे ही दिए, सागर को अपने प्यार के चंद लम्हे ही तो दिए थे अपनी ज़िंदगी से, और उसकी सारी ज़िंदगी पाना चाह रही हूँ। और आज दिल टूटा है क्योंकि उम्मीद पूरी नहीं हुई, सागर का साथ नहीं मिला। वो यूं उस सफ़र में उसे अकेला छोड़कर चला गया जिसका रास्ता कभी उसी ने बताया था। मंजिल के खौफ दिखाकर सरे राह छोड़ गया मुझे। शिकायत करे भी तो किससे, उसे इन गमों के अंधेरे में ही जीना है। लेकिन सागर को भूलना तो खुद को भूलकर ही मुमकिन है। वो चंपा के पेड़ से कहती है, मेरे गम और खुशियों के राजदार देख रहा है ना तू मेरी ये हालत, लेकिन तू बेजुबान मुझे तसल्ली भी नहीं दे सकता कि मेरे टूटे हुए दिल को कुछ सुकून मिल जाता। चंपा का पेड़ हिला और ढेर सारे फूल सरिता पर बरस गए। फूल तो आज भी मुस्कुराकर अपनी वही महक बिखेर रहे थे, लेकिन सरिता को अब वह खुशी नहीं मिल रही थी। उसकी तो सारी खुशियाँ सागर ले गया था। अब उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जिंदगी ले गया वो दिल का जानी, और ये बुध बेजान रह गया। किसी गाने की उसे ये लाइन याद आ रही थी। बेजान चीज़ें कुछ महसूस नहीं कर सकती ना, हवाओं की महक, न चांदनी की मुस्कुराहट। वो महसूस कर सकती है तो बस तन्हाइयों की घुटन, खामोशियों की चुभन और आंसुओं की नमी। मोहब्बतों ने यही सब बख्शा है उसे, जो तन्हाइयों की दौलतें हैं। उसने देखा भोला आ रहा है, उसने अपनी आंखों की नमी अपने पल्लू से पोंछ डाली। गुड मॉर्निंग स्वीट दी, सनराइज़ का मज़ा ले रही हैं? चलिए तैयारी कीजिए दीदी, मामी जी आपको बुला रही हैं। चंपा के फूल यूं ही महक रहे थे। अब सरिता वेणी नहीं लगाती थी। सागर के जाने के बाद उसने वेणी लगाना छोड़ दिया था। सरिता अपने कमरे में आ जाती है, अपना सारा सामान रखती है। सामने ही कान्हा की तस्वीर रखी है। सरिता उसे उठाकर उसे अपने बैग में रख लेती है। उसे कान्हा की तस्वीर में सागर जो नज़र आता था, वही गहरी आंखें, मुस्कुराते होंठ, उसी की यादों से दूर जाना चाहती है और उसे ही अपने साथ लिए जा रही है। वो तस्वीर को गले लगाती है। 2 आंसू उसकी आंखों से लुढ़ककर उसके गालों को गीला कर देते हैं। बहते आंसुओं को अपनी उंगली पर लेकर कहती है, अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। जिसने इन्हें अनमोल बनाया था वही इन्हें बेमोल कर गया है। सरिता आंसू पोंछकर बाहर आ जाती है। भोला शायद रसोई में था। आलू के पराठे और देसी घी की खुशबू आ रही थी। भोला को बहुत पसंद है, इसलिए प्रेमा बना रही थी। सरिता ज़बरदस्ती मुस्कुराती हुई प्रेमा से बोली, माँ ये मोटू बड़ी मुश्किल से तो पतला हुआ है, आप फिर इसे देसी घी और आलू का पराठा खिलाकर मोटा करना चाहती हैं। एक बार तो जी भरकर खाऊंगा पराठे। वाह दीदी, मामी के हाथों का टेस्ट बार बार नहीं मिलता। प्लेट लेकर भाग जाता है। सरिता प्रेमा के गले लग जाती है और रोने लगती है।
प्रेमा उसके सिर पर हाथ फेरती है। अरे पगली, रो क्यों रही है? कहीं ससुराल जा रही है क्या? हमेशा के लिए थोड़े जा रही है, बस कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। वो फिर खुद ही जाना चाहती थी और अब खुद ही रो रही है। इस तरह रोएगी तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। सरिता का कलेजा फटा जा रहा था। कैसे बताए? अच्छा है आंसुओं का कोई रंग और जुबान नहीं होती, वरना वो ही बता देते अपने बहने की वजह क्या है। उनकी गाड़ी का वक्त हो गया। सुभाष प्रेमा बाहर बरामदे में हैं, दोनों पैर छूते हैं। सुभाष कहता है, सरिता जल्दी वापस आ जाना। बाबा, अब तो आपको मेरे बिना रहना ही होगा। मुझे पढ़ने के लिए तो वहीं रहना होगा। तेरी खुशी के लिए सब मंजूर है बेटा। हमें फ़ोन करती रहना और हमसे बात करती रहना। चलो दीदी चलें, भोला बोला। दोनों बाहर आ जाते हैं। सड़क पर आते ही थोड़ी देर में ऑटो मिल जाता है। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। गाड़ी राइट टाइम थी, दोनों जल्दी ही बैतूल पहुंच जाते हैं। पूरे रास्ता सरिता खिड़की से कुदरत के नज़ारे देखती है। भोला तो गाड़ी में बैठते ही सो जाता है। यह उसकी पुरानी आदत थी। सरिता सोचती है कैसा तूफान आ गया उसकी ज़िंदगी में, सब तहस नहस हो गया। क्या यह सब होना तय था? माँ कहती है दुख सुख भाग्य में लिखे होते हैं, इंसान तो बस कठपुतली है, ऊपर बैठा वही नाच नचाता है। मेरे भाग्य में तूने सागर की यादों का दर्द ही लिखा था, बस चंद लम्हों की खुशी और उम्र भर का गम। ठंडी स्याह भरकर सरिता गाड़ी से बाहर देखती है, तभी गाड़ी स्टेशन पर पहुंच जाती है। सरिता बोली, अरे यार कब तक सोता रहेगा, उठ जा, अब तो स्टेशन आ गया है, अब तो जाग जा। भोला जाग जाता है। सॉरी दीदी, यह मेरी वीकनेस है, मैं हमेशा ही सफ़र में सो जाता हूँ। आप बोर हो गई होंगी ना? नहीं यार जाने दे, चल उठते हैं, अब उतरना है हमें। दोनों गाड़ी में स्टेशन पर उतर जाते हैं, ऑटो लेकर घर आ जाते हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, कैसी लग रही है? आप मुझे प्लीज़ बताएं, कमेंट्स करें, कुछ कमी हो तो वो भी बताएं। तो फ्रेंड्स, अब सरिता की ज़िंदगी में साहिल की एंट्री होने वाली है। साहिल, ये है लव एंगल ट्रायंगल लव स्टोरी। तो इसमें अब होगी साहिल की एंट्री। तो आप इसे ज़रूर सुनें, और जो मेरे नए सुनने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करें। और जो मेरे पुराने सुनने वाले हैं उन्हें यदि कुछ कमी लग रही हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और नए जो सुनने वाले हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी प्यार है या सज़ा नावल की स्टोरी आपको अच्छे से सुनने को मिल जाए। क्योंकि जिन लोगों को नावल पढ़ने का शौक़ होता है, शौक़ तो होता है लेकिन वक्त नहीं मिलता, तो ये मैंने आप लोगों के लिए इजी कर दिया है। बस ईयरफोन लगाइए और मेरी प्लेलिस्ट ऑन कर लीजिए नावल मेरे प्यार है या सज़ा की, और आराम से मेरी नावल सुनिए और नावल की स्टोरी को एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अब देखिए आप कि सागर और सरिता और साहिल का लव ट्रायंगल में क्या मोड़ लेता है और माधुरी का क्या होता है। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरी स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू, कल मिलती हूँ।